बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक अफसोसनाक खबर है, आप लोगों ने टीवी चैनल्स पर देख ली होगी। सानिया पेशावर के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि 59 के करीब जो इस वक्त तक लोग हैं वो इस सानिया में शहीद हो चुके हैं। ये दहशतगर्दी की एक जो नई लहर आई है और ये पनप रहे हैं दोबारा दहशतगर्द, इसमें इमरान खान साहब का किस हद तक हाथ है? क्या इनको बरी-ए-ज़िम्मा करार दिया जा सकता है? इस पर बात करेंगे। और फिर खबरें चलती रही हैं सारा दिन कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं, इन्हें वफाकी शरई अदालत ले जाया जा रहा है और इस खबर में किस हद तक हकीकत है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब की वीडियो लीक हुई है, वो जज साहब कौन हैं और वो वीडियो लीक करने का मकसद क्या है, या जारी करने का या लीक करने का, जो मर्जी कह लें, इस पर बात करेंगे। और शेख रशीद साहब जा रहे हैं जनाब, थाने वाले बुला रहे हैं कि आ जाएं जनाब, आपने जो आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम लगाया है वही इल्ज़ाम जो इमरान खान ने लगाया था आसिफ अली जरदारी पर कि जनाब एक तंजीम को पैसे दे दिए हैं, यही इल्ज़ाम शेख रशीद साहब ने लगाया है। थाने वाले बुला रहे हैं, FIR दर्ज करने की तैयारियां हैं। और क्या फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकता है? पुलिस को कोई कार्रवाई का इख्तियार है भी या नहीं, या सिर्फ दीवानी जो कानून है उसके तहत हद के इज़्ज़त वगैरह का दावा ही दायर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले थोड़ी-सी बात करूँगा। कल के व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था, मोहम्मद खान भट्टी को कुछ 46 करोड़ के करीब पैसे देने की एक FIR एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने दर्ज की है, जिसके मुताबिक SDO राना मोहम्मद इकबाल, दरअसल वो एक्सियन हैं हाईवे के, उन्होंने और मवासलात व तमीरात के दीगर अफसरों ने, SC तक के लोग हैं, उन्होंने वो पैसे दिए, रिश्वत दी, किकबैक्स मोहम्मद खान भट्टी को। और उस वक्त मौजूद होते थे वहाँ मोनस इलाही और CNW के वज़ीर जो हैं अली अफजल साई साहब, जो दामाद हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उनको। तो वो मैंने कल ज़िक्र किया था कि जो FIR की इबारत है उससे ये लगता है कि राना इकबाल साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बनेंगे। अब ये खबर आई है कि उन्होंने एतराफ़ी बयान जो है वो अदालत में दिया है और उन्होंने यही बातें जो FIR में हैं वो दोहराई हैं कि फ़लाँ बंदे मौजूद होते थे, उनकी मौजूदगी में मैं पैसे देता था और वो 50 करोड़ एक दफ़ा इकट्ठे करके दिए, 10 करोड़ उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट था उसके लिए रिश्वत ली। इस तरह मुख्तलिफ उन्होंने मुद्दात में जो रिश्वत दी गई थी उसका ज़िक्र किया है। और अगर वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं अतराफ़ी बयान के बाद, फिर तो वादा माफ गवाह ही होता है ना बंदा, तो फिर इनके लिए जो भी उसमें नामज़द लोग हैं उनकी मुश्किलात में जो है वो इजाफ़ा होगा। अब आते हैं जनाब सानिया पेशावर की तरफ कि वहाँ सिविल लाइन की मस्जिद जो है, वहाँ ज़ोहर की नमाज के वक्त ये एक हमला हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक 59 के करीब यानी 59 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। उनका ये कहना है कि जो अफ़गानिस्तान में उमर खालिद खरासानी हवाई हमले में, आपको याद होगा कि वो हलाक हो गया था, कि उसका बदला हमने ये लिया है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना इमरान खान के साथ जो मैं तल्लक, अगरचे इमरान खान ने कर दी है मज़म्मत इसकी और हमारे वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ़ौरन पेशावर पहुँचे हैं वहाँ पे। खान साहब को तो तौफ़ीक नहीं होती थी, इनको तो शायद वो मना किया होता है ऐसी जगहों पे जाने के लिए घर वालों ने, कि आपके लिए पता नहीं क्या नुकसान हो सकता है। इल्म-अल-अदाद की रोशनी में, सितारों की रोशनी में और चालों की रोशनी में, जो भी उनका था, तो वो तो जाते नहीं थे। वो तो अपने दोस्त जो नईम था, नईम अल हक, उसके जनाज़े पे भी नहीं गए थे। और बहरहाल वो उनका अपना एक किरदार था कि वहाँ गए हैं, ब्रीफिंग श्रीफिंग हुई है, पता ये चला है कि वहाँ कुछ जो क्वार्टर्स भी हैं सिविल लाइन में, कुछ 2000 के करीब ख़ानदान आबाद हैं। और IG का ये ख़दशा है कि ये जो हमलावर था ये पहले से ही वहाँ कहीं किसी न किसी अंदाज में पहुँचा हुआ था, रह रहा था 2-3 दिन से, ख़्याल है, अंदाज़े हैं। और फिर ज़ाहिर है इंक्वायरी इंक्वायरी होगी, आगे मामला चलेगा, बात बढ़ेगी तो पता चलेगा ये कैसा है। इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको याद होगा जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी गए हैं तो कैसे इनके जो चीफ थे ISI के, वहाँ पर चाय का कप, तस्वीर और अमेरिका को भगा दिया, शेख रशीद के बयानात,
इमरान खान के बयानात, फतह मुबारक, इस तरह की बातें चाहते हैं। और फिर इमरान खान साहब की जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों के साथ मुज़ाकरात की बातें, कौमी दायरे में लाने की बातें, इस तरह इनकी इंटरव्यूज़ मौजूद हैं बतौर वज़ीर आज़म। फिर इमरान खान साहब ने खैर सगाली के तौर पे जो टीटीपी के 100 कैदी थे वो भी रिहा किए थे। और इसी साल जनवरी में, अवाइल जनवरी में, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक तंबीही पैगाम जो है वो भी मसूल होता है हुकूमत को, जिसमें वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को इंतबाह करते हैं कि जनाब आप अमेरिका की वो जोली में जाके बैठ गए हैं तो बंदे बन जाओ, और क्योंकि आप मगरब के परवरदा हैं और मगरब के हमायती हैं तो आपके ख़िलाफ़ हमारी वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारी फोर्सेस को वो इस तरह की तंबीह करते हैं। यानी ये उसी तरह की बात जैसे इमरान खान कहता है ये अमेरिका के और मगरब के पिट्ठू हैं और वो कठपुतली हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, तकरीबन उसी तरह की बात उसमें है। और उसमें बिलावल को भी तंबीह की गई है और मियाँ शहबाज शरीफ को भी खबरदार किया गया है। अब वो जो हैं वो तंबीह कर रहे हैं इन लोगों को, उनके इंतबाह का ज़ाहिर है इमरान खान को भी पता होगा कि उन्होंने कोई इंतबाह दिया हुआ है, खबरदार किया हुआ है। तो फिर ये कहते हैं ना मेरे पास बड़ी खबरें होती हैं, उनकी धमकी या इंतबाह के बाद खान साहब का आसफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम लगाना कि आसफ अली जरदारी ने मेरी सुपारी दे दी हुई है, जबकि जो धमकी देने वाले हैं उनकी जो ज़बान है उस धमकी की वो वही है, उसके पीछे ख्याल जो है, मरकज़ी ख्याल, वो खान साहब वाला है। खान साहब के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि खान साहब अपनी मज़लूमियत के लिए या अपने आप को मज़लूम साबित करने के लिए जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, ये दरअसल साजिश कर रहे होते हैं उनके ख़िलाफ़। वो तो मैंने बता दिया कि खान साहब कोशिश कर रहे थे और बयानात भी हैं कि हम उनको जनाब उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, अमन माहदा भी हुआ, आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब ने बताया था। और फिर सीज़ फायर भी कुछ देर के लिए हुआ। और फिर इन्हीं के दौर में आपको याद होगा कि 2017 में एहसान जो हैं तर्जमान, वो गिरफ्तार हो गए थे। और खान साहब ही के दौर में 2020 में जनवरी के राउंड अबाउट वो फरार हो गया था। 100 बंदे इन्होंने खुद छोड़ा और वो फरार हो गया। और एजाज शाह वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने इसकी तस्दीक की थी। अब खान साहब जो फैसिलिटेट करते रहे हैं उनको, तो उसके बाद उनकी यहाँ जड़ें मजबूत हो जाए ना, दफ्तर खोलने की बातें भी की हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा उन्हें दफ्तर खोलने की इजाज़त दे दी जाए पाकिस्तान में। तो बहरहाल ये जहाँ जो जड़ें उनकी मजबूत हुई हैं, अगर उनको एक हुकूमत फैसिलिटेट कर रही थी तो उसके बाद वो ज़ाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता, और फिर हमारे जो ऑपरेशन थे रद्दल फसाद और ज़रब अज़ब वगैरह, वो उनके बाद जो कमर टूटी थी खान साहब ने फिर उनको सहारा दिया। बहरहाल इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि उनको जो शह देने में या उनको यहाँ दोबारा पाँव जमाने के लिए किन लोगों ने सहूलतकारी की उनकी, या किन लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया, ये मामलात भी तहकीक करके सामने लाने चाहिए। और फिर वो जो मैंने बात की है जरदारी साहब वाली, वही इल्ज़ाम जो है शेख रशीद साहब ने भी आसफ अली जरदारी पर लगा दिया कि जनाब इमरान खान की सुपारी दे दी है आसफ अली जरदारी ने, वो भाई पाकिस्तान के साबिक़ सदर ने। बहरहाल फिर उनके ख़िलाफ़ किसी शहरी ने आपारा थाना में दे दिया दरख्वास्त कि जनाब शेख रशीद के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई की जाए। अब वो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे जनाब ये तो आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है, तो ये तो दीवानी मामला है। नहीं भाई, ये दीवानी के साथ फ़ौजदारी मामला भी है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा है 499 499, वो उसके तहत जो हत्या की इज़्ज़त है जिसके हर्जाने के लिए वो दीवानी में जाएँ तो हर्जाना, और फ़ौजदारी में जाएँ तो फिर काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म है, और इसकी 2 साल तक जो है सज़ा है और जुर्माने की सज़ा है, या फिर दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं। और इसके अलावा एक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा है 505, झूठी अफ़वाह फैलाना। ये तो बड़ी ख़तरनाक अफ़वाह फैलाई है ना शेख रशीद ने, और किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी को वर्गलाना, उकसाना और शहरत को दागदार करने के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 505
کے ज़ुमरा में आती है और उसके तहत 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। अगर ये एफ़आईआर दर्ज हो जाती है, जैसा कि पुलिस ने कहा है कि हमने बुलाया है, अगर शेख रशीद साहब नहीं आएँगे तो फिर ज़ाहिर है अगला इक़दाम एफ़आईआर का अंदराज ही होगा और फिर पूछेंगे जनाब ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या गलत हैं। अगर गलत हैं फिर तो ये ओपन एंड शट केस बनता है। यहाँ ऐसे जो केसेज़ हैं, ऐसे जो इल्ज़ामात हैं, उनके तहत जो मुकदमा दर्ज होते हैं, सज़ा देने का रवाज नहीं है। लेकिन जो कानून है, उस पर जब तक अमलदारी नहीं होगी, तो इस तरह के जो मुँह हैं, ये भोंपू जो हैं, ये बंद नहीं होंगे। और दूसरा आप आते हैं जनाब मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की अफ़वाहें सारा दिन चलती रही हैं, बल्कि खबरनुमा अफ़वाहें कि जनाब मोहम्मद अमीर भट्टी को वफाकी शरई अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा रहा है। कल से जब से खबर आई है ना, उनके दामाद के खिलाफ एफ़आईआर वाली बात ये वो, तो फिर ऐसे ख़्यालात भी हैं और ऐसी खबरें भी हैं कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो कहते हैं जनाब सारा कुछ असीं करिए, तुसी भी तो कुछ करो ना। और मैंने भी वीलाग किया था कि वज़ारत कानून को भी तो यार अपना कोई काम करना चाहिए ना, वो अपना काम कर नहीं रही। बाकी जो महकमे हैं मुतल्लिका उनको भी वो उन्होंने थोड़ा कुछ सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो बहरहाल ये खबरें चलती रही हैं जनाब कि मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं वफाकी शरई अदालत जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि जो वफाकी शरई अदालत की चीफ जस्टिस वाली पोस्ट है वो मई 2022 से खाली है। वहाँ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पे डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसके बाद मई के बाद वहाँ तैनाती नहीं हुई चीफ जस्टिस साहब की और सीट खाली है। तो ये अमीर भट्टी साहब जो हैं ये जुलाई 2021 में ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और फिर इनके कई जूनियर जो हैं वो जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, कानून ये है जो अल जहाद ट्रस्ट केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है वो ये है कि वफाकी शरई अदालत में किसी हाज़िर सर्विस जज को, किसी हाई कोर्ट के जज को नहीं लगाया जा सकता उसकी इजाज़त के बगैर। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 2 सीटें जो हैं वो इस वक्त खाली हैं जजों की, तो वहाँ इनकी तैनाती हो सकती है। वहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने से इनकार करे लाहौर हाई कोर्ट का कोई जज या किसी भी हाई कोर्ट का कोई जज, तो फिर इनकार के बाद उसे रिटायर होना पड़ता है। अगर वो नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट, कहता है मैंने नहीं जाना, जैसे अमीर उल मुल्क मैंगल साहब की एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है, तो फिर इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, ओहदा छोड़ना पड़ता है हाई कोर्ट की जो जिस ओहदे पे हों, चीफ जस्टिस हों या जज हों। तो यहाँ ये अमीर भट्टी साहब का वाला जो मामला है, ये मेरी इत्तला है, जो अफवाहें चल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं, ये सारी अफवाहें हैं। मैंने अपने ज़राए से पता किया है, लाहौर हाई कोर्ट से भी, तो इनसे तो किसी ने पूछा नहीं। और ज़ाहिर है फिर वफाकी हुकूमत ने ही ये शुरू करना है मामला, तो वहाँ से भी कोई अभी तक ज़मीन पे कुछ नहीं है। अगर किसी के ज़हन में हो तो अलग बात है, ये ज़मीन पे इनके तबादले वाली कोई बात नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वफाकी शरई अदालत नहीं जा रहे। इस सिलसिले में जो भी अफवाहें हैं या जो भी मुबैना खबरें हैं वो सारी झूठ का पुलंदा है। ये हो सकता है कि जैसा कि वो कह रहे हैं लोग कि जनाब ये हुकूमत भी तो कुछ करे ना, सारा कुछ उन्हीं पे छोड़ रहे हैं कि जनाब जो गंद आपने डाला था वो आप ही साफ़ करें और उनके जो फैसिलिटेटर हैं उनको भी आप ही मैनेज करें। तो दबाव बढ़ाने का एक तरीका हो कि खबर ऐसी चले कि वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएँ कि शायद यार जो मैं बेंच बुंच बना रहा हूँ इसमें कोई और फिर मुझ पे इल्ज़ाम ये है कि मैं जनाब अपने दामाद जो हैं उनकी या उनकी पार्टी की फेवर करता हूँ। ये सारा इशू है, वो नहीं जाने वाले, वफाकी शरई अदालत नहीं जाने वाले। बहरहाल आइंदा अगर सुप्रीम कोर्ट में खाली असामियाँ तो हैं ना, वहाँ से कोई आता है मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ तो चले जाएँ, लेकिन वफाकी शरई अदालत वाला कोई चक्कर नहीं। अगर ये चले जाते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ हफ्तों में या कुछ माह में, तो फिर शहजाद अहमद खान साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज हो सकता है दोनों के ले जाएँ। और शहजाद अली खान साहब का कुर्रा निकला ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन वफाकी शरई अदालत वाली खबर जो है वो झूठो झूठ चताली है। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ, जो वीडियो लीक हुई है लाहौर हाई कोर्ट के जज की, ये हमारे जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी मुझे कहीं से ये मसूल हुई है वीडियो और किसी ने मुझे भेजी है। अगर ये सब असल है तो बहुत सख्त ज़्यादती है। लोग बातें कर रहे हैं मोनस को स्टे आर्डर और इमरान नियाज़ी को फॉरेन फंडिंग केस में स्टे आर्डर बिला वजह नहीं मिला।
یہ جو اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ جو ویڈیو ہے، یہ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب۔ وہ فارن فنڈنگ میں سٹے والی بات ہوئی، اور وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا سٹے دیا اس کو، مونس کو سٹے نہیں دیا تھا، مونس کے خلاف جو ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا تھا منی لانڈرنگ والا، وہ انہوں نے خارج کر دیا تھا، اخراج مقدمہ کی درخواست تھی اور یہ انہوں نے وہ مقدمہ ہی خارج کر دیا تھا اسجد جاوید گھرال صاحب نے۔ اور اسجد جاوید گھرال صاحب اس بینچ میں بھی شامل تھے، وہ 2 رکنی بینچ تھا نا، سردار سرفراز ڈوگر صاحب اور اسجد جاوید گھرال صاحب والا۔ پہلے وہ مان گئے تھے وہاں شہباز شریف کی جو ضمانت کی منظوری وہاں یہ اناؤنس کر کے، وہ اناؤنس کر دیا گیا تھا عدالت میں چیمبر میں جانے کے بعد، اور بعد میں یہ اپنے چیمبر میں جا کے انہوں نے کہا نہیں جی نا میں تو مسترد کر رہا ہوں، اور پھر وہاں وہ آپس میں بھی ججز نے ایک دوسرے کے خلاف اس ججمنٹ میں لکھا تھا، پھر ریفری جج نے، پھر 3 رکنی بینچ نے دوبارہ اس کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ ضمانت جو تھی وہ منظور کی تھی سردار سرفراز ڈوگر والی جو ججمنٹ تھی اس کے ساتھ اتفاق کیا گیا تھا۔ اور یہ اسجد جاوید گھرال صاحب ہیں اصل میں گجرات کے۔ یہ آپ دوسرا حصہ بھی ہم آپ کو اس کا دکھا دیتے ہیں ویڈیو کا، جس میں وہ سارے نظر آ رہے ہیں، مونس بھی نظر آ رہا ہے، چودھری شجاعت صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ہی، پرویز الہی صاحب نے ہی ان کو پروسیکیوٹر لگایا تھا اس ڈپارٹمنٹ میں، پھر وہاں سے یہ ہائی کورٹ میں چل گئے تھے۔ یہ چودھری ایس این گھرال صاحب جو ہیں لندن مقیم ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہ کاف لیگ کے صدر رہے لندن کے، اور جب پرویز الہی صاحب ابھی سیر سپاٹے کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں، تو چودھری ایس این گھرال صاحب جو ہیں یہی ان کے تھے میزبان۔ اور پھر ان کے کزن ہیں خالد اصغر گھرال صاحب، ایم پی اے رہے ہیں کاف لیگ کے ٹکٹ پہ، بڑے، یعنی یہ فیملی ٹرمز ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے یہ کسی تقریب میں گئے ہوں، ظاہر ہے وہ ججز بھی تو تقریبات میں جاتی ہیں نا، تو میں بھی بہرحال یہ اگر ان کا اتنا زیادہ تعلق ہے ان کے ساتھ، اس طرح کی فیملی ریلیشن شپ ہے ان کی آپس میں اسجد جاوید گھرال اور چودھری کی، تو پھر ان کو یہ جو ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے کیس نہیں سننے ہوتے انہوں نے، تو پھر ان کو یہ مونس الہی والا کیس نہیں سننا چاہیے تھا، انکار کر دینا چاہیے تھا۔ عطا اللہ تارڑ صاحب کے اس ٹویٹ سے اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا کہ چپ نہیں رہنا۔ جیسے پاناما کیس میں یہ بس یہی سوچتے رہے کہ اب انصاف ہوگا، اب انصاف ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں، جہاں کچھ ہوگا وہ ہم منظر عام پر لائیں گے، یہ ہم نے کھلا میدان نہیں چھوڑنا۔ اس سے لگتا چاہے عدلیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو مریم نواز بیانیہ سوچ کے آئی ہیں یا فیصلہ کر کے، یہ میرا خیال اسی کا یہ نتیجہ ہے جو عطا اللہ تارڑ صاحب نے یہ بہرحال اس سے یہ تو ہے نا، اگے تو کہتے ہیں نا کن ہو جان گے ہن تھوڑا بہت تو فرق پائے گا نا نال، اگرچہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جو ظاہر کچھ لوگ ہوتے ہیں چولی چک، وہ رابطے کرتے جج صاحب آپ کے خلاف یہ پریپوگنڈا شروع ہو گیا ہے، تو پھر جج صاحب کہتے ہیں چلو کوئی گل نہیں خیر، لیکن یہ خیر ایمی بس کہنے کے لیے ہوتی ہے، وہ آگے جا کے اس کے جو نتائج ہیں وہ پھر بھگتنا پڑتے ہیں۔ جیسے یہ مونس الہی والی بات میں نے کی ہے، اور یہ میں نے کہا ہے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی میں آ سکتا ہے کہ انہوں اتنے قریبی تعلق ہونے کے باوجود انہوں نے ان کا کیس سننے سے انکار نہیں کیا، تو پھر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر تو پھر بھائی سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی معاملہ جا سکتا ہے، ریفرنس بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری باتیں بہرحال جو باتیں کی جا رہی تھیں ان کے حوالے سے، چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے کہ ریفرنس کی باتیں بھی سوچی جا رہی ہیں، وہ تو غلط ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صاحب جو ہے ان کے بارے میں کہیں سوچا جا رہا ہو۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔